सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ उत्साह व अट नहीं रही और पुस्तक का नाम क्षितिज। आज हम इस कविता की व्याख्यान संख्या 3 पढ़ेंगे। पहले 2 व्याख्यान में हमने कविताओं को पढ़ा था और आज हम इसको संक्षिप्त रूप में एक बार फिर से दोहराएंगे। और कविताओं के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और कविताओं के नाम है उत्साह व अट नहीं रही। इस पाठ के अंदर 2 कविताएं दे रखी है। तो कवि परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय हम एक बार संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि जीवन परिचय इनका इस प्रकार से है। छायावादी काव्य धारा के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ। उनकी विधिवत शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई, मतलब वो पाठशाला जाकर 9वीं कक्षा तक पढ़ पाए। उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से, मतलब अपने आप से ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त किया। इन भाषाओं को उन्होंने खुद से ही सीखा। संगीत और दर्शन शास्त्र में भी उनकी गहरी रुचि थी। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। और निराला जी का जो पारिवारिक जीवन था वो दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य क्षेत्र में उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ा कि साहित्य के क्षेत्र में भी उनको इतनी आसानी से सफलता नहीं मिली। उसके लिए भी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। बाद में उन्होंने प्रगतिवाद का दामन थामा और सन 1961 में उनका निधन हो गया, देहांत हो गया। निराला जी की कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। निराला जी ने वैसे तो लेखन की जो विधाएं हैं सभी में अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन जो उनको प्रसिद्धि मिली वो कवि के रूप में मिली। तो इसलिए उनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। भाषा शैली भी उनकी बड़ी सहज और सरल है। कवि की काव्य भाषा जो है खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज आदि शब्दों का समावेश है कि इन शब्दों की बहुलता है। उनकी भाषा में व्यंग्यात्मकता और अलंकारिकता भी है कि व्यंग्य भी किया है और अलंकारों का भी प्रयोग है। सामान्य रूप से यथार्थवादी कविताओं में उनकी भाषा सहज, सरल और भाव अनुकूल है। पाठ का परिचय। तो पाठ का परिचय बेटा, उत्साह जो कविता है वो आह्वान गीत है और बादलों को संबोधित किया गया है कि कवि जो है वो बादलों को संबोधित करता है। और बादल जो है निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। यहाँ कवि 2 अर्थ लेकर चलता है कि बादल से एक तो अपेक्षा करता है कि वो पीड़ित लोगों की प्यास बुझाए, जो गर्मी से पीड़ित है उनको शीतलता प्रदान करे, और दूसरी तरफ वही बादल जो है, जो शोषित वर्ग है, उनके अंदर क्रांति और चेतना का भाव भरना चाहता है ताकि उनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो। क्योंकि किसी भी क्रांति के लिए या बदलाव के लिए विध्वंस आवश्यक होता है। किसी पुरानी चीज़ से बाहर आने के लिए, बेड़ियों से निकलने के लिए विद्रोह की आवश्यकता होती है, क्रांति भाव की आवश्यकता होती है। तो कवि बादलों की गर्जना से उसे ही जगाना चाहता है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, यानी सुंदर कल्पनाएं भी हैं। ललित का अर्थ होता है सुंदर, और क्रांति चेतना, दोनों भाव है यहाँ पर। सामाजिक क्रांति में क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि जब कोई भी सामाजिक क्रांति आती है या समाज में किसी तरह का जब परिवर्तन आता है तो उसमें साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जो काम क्रांतिकारी करते हैं वही काम लेखक की, कवि की कलम भी करती है। उसी प्रकार से वो भी लोगों के अंदर अपने भावों से क्रांति का संचार करती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो निराला जी जो है वो बादल को एक तो नया जीवन देने वाले और एक नई कविता के संदर्भ में देखते हैं, यानी वो 2 अर्थों में बादल
को देखते हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही। तो अट नहीं रही कविता के अंदर फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि जब फागुन का महीना आता है तो प्रकृति में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता होती है, जो किसी प्रकार से भी आँखों में समा नहीं पाती है। तो यहाँ पर भी कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है कि फागुन का जो महीना होता है वो बाकी जो महीने होते हैं वो प्रकृति का सौंदर्य उस महीने में सबसे अधिक होता है, अपनी चरम सीमा पर होता है कि इतना अधिक सौंदर्य और किसी मास में देखने को नहीं मिलता। कविता कुछ इस प्रकार से है। तो पहले हम उत्साह कविता को पढ़ेंगे। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वो बादलों को आह्वान करते हैं, उनको संबोधित करते हैं कि बादल तुम गरजो। इसीलिए उत्साह कविता न होकर एक आह्वान गीत है। निराला जी जो है वो प्रकृति प्रेमी कवि है, तो उनकी जो कविताएं हैं वो प्रकृति के ऊपर ही अधिक है। तो यहाँ पर भी वो बादलों से गरजने के लिए कह रहे हैं कि बादल तुम गरजो। लेकिन किस प्रकार से गरजो कि घेर घेर घोर गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश, कि तुम इस आकाश को, घोर का अर्थ होता है भयंकर, घेर घेर कि चारों तरफ से घेर लो, आकाश को तुम चारों तरफ से घेर कर घनघोर गर्जना करो। गर्जो का अर्थ क्या है? गर्जना करना। और गर्जना भी कैसी? घनघोर भयंकर गर्जना करो। धाराधर ओ बादल, कि ओ बादल तुम आकाश को चारों तरफ से घेर कर घनघोर गर्जना करो, भयंकर गर्जना करो। ऐसा कवि क्यों चाहता है? क्योंकि कवि जो है लोगों के अंदर बादल की गर्जना से क्रांति का भाव भरना चाहता है, उमंग का भाव भरना चाहता है कि जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, दूसरों के द्वारा सताए जा रहे हैं, उन लोगों के अंदर क्रांति और चेतना का भाव जागृत हो और वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके। आगे कवि कहता है ललित ललित काले घुंघराले। ललित का अर्थ होता है सुंदर, कि बादलों का जो रूप है वो बड़ा ही सुंदर है। और सुंदर कैसा है? काले घुंघराले। काले घुंघराले बालों के समान उसको सुंदर बताया है कि जिस प्रकार काले घुंघराले बाल सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार बादल भी वैसा ही रूप लिए हुए हैं। बाल कल्पना के से पाले, और बादल जो है वो बच्चों की कल्पनाओं के समान है, अर्थात बच्चों की सी कल्पनाएं बादल में समाहित है। आगे कवि कहता है विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले। उर का अर्थ होता है हृदय और विद्युत का अर्थ क्या है? बिजली। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? बादल की। तो यहाँ कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की सी आभा है, चमक। छवि का अर्थ होता है आभा या चमक। तो तुम्हारे हृदय के अंदर बिजली की आभा है, चमक है। नव जीवन वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो, कि तुम लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा, वज्र का अर्थ होता है कठोर, भीष्म, कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। किसके समान शक्ति बता दी है? वज्र के समान। किसके अंदर है? और बादलों के अंदर। कवि बादलों से कहता है कि तुम्हारे अंदर वज्र की सी शक्ति है। नूतन कविता, और तुम इस संसार को, नूतन का अर्थ होता है नई, नया, कविता का कविता, कि तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। अपनी कविता के द्वारा कवि कहता है कि तुम इस संसार में नई चेतना, नई उमंग का संचार कर दो। फिर भर दो तुम गरजो बादल गरजो। कहता है कि नई चेतना, नई उमंग, नया भाव फिर से भर दो और बादल
गरजो, अपनी गर्जना से जन चेतना में नई क्रांति को जन्म दो। तो पंक्तियों का अर्थ हमने पढ़ा, तो इसका अब हम भाव सौंदर्य देखते हैं। तो जो पंक्तियां हमने पढ़ी बेटा, उन पंक्तियों में कवि का जो है क्रांतिकारी रूप सामने आया है। और इन पंक्तियों में कवि ने अपने प्रिय बादलों को गरजने व सारे आकाश को चारों तरफ से घेर कर घनघोर गर्जना करते हुए उसको प्रेरणा दी है, घनघोर गर्जना करने की प्रेरणा दी है। और कवि बादल के हृदय में किसकी शक्ति बता रहा है? बिजली की सी शक्ति बता रहा है। और वज्र छिपाना कहकर कि तुम्हारे अंदर वज्र की सी शक्ति छिपी हुई है और बिजली की आभा है, तो कहकर के क्रांति की उद्घोषणा करना चाहता है या उद्घोषणा करता हुआ प्रतीत होता है। और इसका भाषा या शिल्प सौंदर्य होगा कि जो कविता की पंक्तियां हैं वो तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है। और यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है, यानी कविता जो है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। ओज गुण की प्रधानता है, क्योंकि जो ये पंक्तियाँ हमने पढ़ी ये वीर रस की पंक्तियाँ हैं, तो यहाँ पर रस कौन सा होगा? वीर रस। और जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण की प्रधानता होती है। दूसरा, संबोधन शैली में लिखी गई है और छंद मुक्त है। अब हम इसका अलंकार सौंदर्य देखते हैं। तो इन पंक्तियों में अनेक अलंकारों का भी समावेश है, जैसे घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। और इसी प्रकार घेर घेर व ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर एक पंक्ति आई कि कल्पना कैसे पाले, तो यहाँ पर उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से, और यहाँ एक विशेष जो बात है कि यहाँ पर कवि जो है, कवि बादल का कवि के रूप में चित्रण होना, बादल को गरजने हेतु कहने व बादल के बालों को काला कहने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं कविता को। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल का अर्थ क्या है? परेशान। उन्मन का अर्थ क्या है? अनमने, कि जिसका कहीं पर भी मन न लगे, जिसका मन उछटा हुआ हो। विश्व के निदाग के, विश्व का अर्थ संसार होता है, निदाग का अर्थ है गर्मी। सकल जन, सकल का अर्थ क्या है? सब, समस्त, जन लोग, कि संसार के सभी लोग गर्मी से, विकल का अर्थ क्या है? परेशान है, और अनमने से है कि गर्मी इतनी भयंकर है, भीषण है कि संसार के सभी लोग जो है गर्मी से परेशान हैं और अनमने से हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो अब यहाँ कवि कहता है कि ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर बादलों को कहता है। अज्ञात का अर्थ क्या होता है? अनजान, अनजानी दिशा, जिसका कुछ पता नहीं हो। और अनंत का अर्थ क्या होता है? अनंत आकाश होता है जिसका कोई अंत न हो। और घन का अर्थ होता है बादल। तो ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को शीतल कर दो। तप्त का अर्थ क्या है? तपती हुई। धरा का अर्थ है धरती, कि तुम अज्ञात दिशा से आकर इस तपती और धरती को अपने जल से शीतल कर दो बादल गरजो, कि तुम गरजो, खूब बरसो, खूब गरजो। इसका हम देखते हैं अब काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य देखते हैं पहले। तो भाव सौंदर्य के अंतर्गत इसमें कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि इस समय संसार के सभी लोग या इस धरती पर रहने वाले जो लोग हैं वो गर्मी से पीड़ित हैं, और उनके अंदर कवि मतलब बादल के से उस धरती, तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए कहता है। भाषा सौंदर्य में हम देखेंगे इसका,
तो इन पंक्तियों के अंदर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और औज गुण है। और रस कौन सा बताया था हमने आपको? वीर रस, कि वीर रस की प्रधानता है। आपको सारी इन भाषा और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत रसों को भी ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है कि किन पंक्तियों में कौन सा रस था, क्योंकि रस आपके पाठ्यक्रम में है। और संबोधन शैली में रचित ये पंक्तियाँ छंद मुक्त है। अब हम इसका अलंकार सौंदर्य देखते हैं। अलंकार सौंदर्य में इसमें विकल विकल उन्मंद है, उन्मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। और बादल का मानवीकरण होने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अगली कविता है हमारी अट नहीं रही। तो अट नहीं रही कविता को अब हम इस अट नहीं रही, तो इसके अंदर फागुन की सुंदरता का कवि ने वर्णन किया है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ क्या होता है? समाना, कि फागुन की जो सुंदरता है वो किसी प्रकार से भी, आभा का अर्थ होता है सुंदरता, शोभा, चमक। तो यहाँ पर फागुन की जो सुंदरता है वो किसी प्रकार से भी, कवि कहता है, तन का अर्थ होता है शरीर, कि शरीर में समा नहीं पा रही है। आगे कवि कहता है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि जब फागुन के अंदर फागुन सांस लेता है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया गया है, क्योंकि फागुन सांस नहीं लेता, सांस मनुष्य लेते हैं। फागुन में तो हवा चलती है, कि जब तुम सांस लेते हो, अर्थात जब फागुन के महीने में हवा चलती है तो वो हवा घर घर भर देते हो, तो वो जो घर के कोने कोने को, मतलब वो सभी को महका देती है, हर स्थान पर वो सुगंधित हवा फैल जाती है। तो हवा सुगंधित कैसे हो जाती है? क्योंकि फागुन के महीने में फूल खिल जाते हैं और जब हवा चलती है तो उन फूलों की सुगंध को भी साथ लेकर चलती है। तो इस प्रकार से सुगंध से कोना कोना महक उठता है, यानी वन उपवन हर चीज़ जो है वो सुगंध से भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि फागुन की का जो प्राकृतिक वातावरण होता है ऐसा मादकता भरा होता है कि जिसमें मन जो है वो पक्षियों की भांति उड़ने के लिए आतुर हो जाता है। पक्षी उड़ते हैं उसी प्रकार से हमारा मन भी आतुर हो जाता है, बेचैन हो जाता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कि मैं इस सुंदरता से, जो चारों तरफ ये इतनी सुंदरता फैली हुई है, मैं उससे अपनी आँखें हटाना चाहता हूँ, पर मेरी आँखें उससे हट नहीं रही है, कि हटाने पर भी मेरी आँखों में वही दृश्य समाया रहता है। तो भाव यह है कि फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य के कारण बड़ी मनोरम और आकर्षित लगती है, कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि ऐसी सुंदरता बाकी और महीनों में देखने को नहीं मिलती। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहता है कि फागुन मास में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो वृक्षों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। और पत्ते कैसे होते हैं? कहीं हरे और कहीं पर लाल, क्योंकि पत्तों की कौपलें फूटती है तो वो लाल लाल रंग की ही होती है। इसीलिए कवि कहता है कि कहीं हरे पत्ते हैं कहीं लाल पत्ते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि उर का अर्थ हृदय है और पेड़ जो है वो माला नहीं पहनते फूलों की, मनुष्य पहनते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर भी। तो कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंधित फूलों की माला दिखाई देती है, यानी वृक्षों पर जो फूल खिले हुए हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उन्होंने मंद सुगंध वाले फूलों की माला पहन रखी हो। भाव यह है कि वृक्षों पर सुगंधित फूल लग गए हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, स्थान स्थान पर सुंदरता की जो है वो चारों तरफ फैली हुई है, जो किसी प्रकार से भी आँखों में समा नहीं पा रही है, कि जहाँ तक नज़रें जाती है वहाँ तक सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। तो इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन मास की अपूर्व शोभा का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है।
कि फागुन के महीने के प्रभाव से वृक्षों की डालियाँ जो है वो रंग बिरंगे पत्तों से और फूल मालाओं से लद जाती है और जगह जगह इतनी सुंदरता होती है कि वातावरण के अंदर चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है, अर्थात सारा वातावरण सुंदरता से भरा हुआ प्रतीत होता है। भाषा और शिल्प सौंदर्य, इसके अंदर हम भाषा बताते हैं कि कौन सी किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं उनमें तत्सम तद्भव शब्दावली है और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है और इसके साथ प्रसाद गुण है। तो इसमें वीर रस नहीं है इन पंक्तियों के अंदर, यहाँ पर श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो जो हमने उत्साह कविता पढ़ी उसमें वीर रस की प्रधानता थी और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। और वर्णनात्मक शैली में रचित इन पंक्तियों में दृश्य व गंध बिंब का सफल प्रयोग है और कविता जो है वो छंद मुक्त है। अलंकार सौंदर्य देखते हैं। अलंकार के अंदर प्रस्तुत पंक्तियों में अनेक अलंकारों की अनायास योजना हुई है, जैसे कि शोभाश्री में अनुप्रास है, पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार से कवि ने अनेक अलंकारों का भी बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रयोग किया है। तो आशा है आपको कविता समझ आ गई होगी। अब आपको जो गृह कार्य करना है वो है कि अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको करने हैं। और अभ्यास में हमने अट नहीं रही उत्साह कविता के तो कर लिए थे, दूसरे व्याख्यान में इसमें आप अट नहीं रही कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो छाया, पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। सामंजस्य का अर्थ होता है तालमेल। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, उनको आपको छांट करके लिखना है। अगला प्रश्न है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। अगला है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, कि बाकी ऋतुओं में नहीं होता जो फागुन में होता है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखनी है। तो हमने जो भाषा और शिल्प सौंदर्य पढ़ा था उसी के अंतर्गत काव्य शिल्प भी आता है। तो उसमें आपको इसकी विशेषताएं लिखनी है कि काव्य की विशेषताएं क्या क्या है। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो आप देखते हैं ना, जब होली आती है तो आसपास की जो प्रकृति होती है उसमें किस तरह का परिवर्तन होता है उसका वर्णन आपको करना है। अब व्याख्यान में जो 2 में हमने गृह कार्य दिया था उसका हल करना है, लेकिन जो हमने आपको आज प्रश्न दिए हैं अट नहीं रही कविता के, ये आपको अपनी रफ कॉपी के अंदर लिखने हैं। कवि ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है, तो कवि ने फागुन माह के सौंदर्य का वर्णन किया है। ये व्याख्यान 2 में हमने आपको गृह कार्य दिया था। दूसरा प्रश्न था, घर घर में क्या भर जाता है। तो घर घर में फागुन मास की शोभा और मस्ती घर घर में भर जाती है, खुशबू भर जाती है, सब और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, लोगों के हृदय उमंग आनंद से भर जाते हैं। कवि की आँख किससे नहीं हट रही है और क्यों। तो कवि की आँख जो थी वो फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही थी, क्योंकि फागुन में खिले रंग बिरंगे फूल, हरियाली और आकाश की स्वच्छता उसे मोहित कर रही थी, मुग्ध कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। आँख शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने थे। तो आँख शब्द के नयन, चक्षु, अक्षी, नेत्र, लोचन, आपने जो भी 2 लिखे हो वो आप लिख लीजिए। और प्रश्न 5 था, मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव के तन पर फागुन की आभा का यह प्रभाव पड़ता है कि फागुन में मानव के तन पर मस्ती छा जाती है। वृक्षों पर किस प्रकार के पत्ते लग जाते हैं। तो वृक्षों पर फागुन मास आते ही हरे भरे और लाल लाल पत्ते लग जाते हैं, कि कहीं हरे होते हैं कहीं पर लाल होते हैं। उत्साह कविता के जो अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर थे उनके उत्तर हमने आपको लिखने के लिए दिए थे। तो पहला जो प्रश्न था, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों, कि ऐसा क्यों कहता है।
तो कवि के अनुसार बादल जो है क्रांति का प्रतीक है, और कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसीलिए कहता है ताकि लोगों में क्रांति, जोश व उत्साह का संचार हो सके। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है कि बादल ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाकर शीतलता प्रदान करके जन जीवन में उत्साह का संचार करता है, तो दूसरी ओर बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए कि अपनी गर्जना से बरसकर तो क्या करेगा कि नए जीवन का, कि धरती के तिनके तिनके में नए जीवन का संचार कर देता है, और दूसरी ओर वही बादल गरज कर क्या करता है कि नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति का उत्साह जगाता है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। तो बादल मानव मन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है कि मानव के मन में क्रांति का भाव भरना चाहता है। मानव जीवन के दुखों को दूर करने की ओर संकेत करता है कि मानव के जीवन को, दुखों को दूर करना चाहता है। तीसरा है कि जीवन को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। चौथा है कि जीवन में परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है कि जीवन में परिवर्तन भी आवश्यक है और उसी की ओर संकेत करता है। बादल अपनी गर्जना के माध्यम से लोगों में परिवर्तन, क्रांति का भाव उत्पन्न करना चाहता है ताकि लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके। पांचवा है, धरती के लोगों की पीड़ाओं व कष्टों को दूर करने की ओर संकेत करता है। धरती पर सभी के लिए नवजीवन की प्रेरणा और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। तो इसका उत्तर है कि घेर घेर, कविता की ये पंक्तियाँ आपको लिखनी है कि घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। तो ये उत्साह कविता के अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर थे। आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा उत्तर उचित नहीं है तो आप उस उत्तर को पुनः लिखें। साथ ही साथ लिखते समय लेख का, वर्णों की बनावट का विशेष ध्यान रखें, मात्राओं का ध्यान रखें, त्रुटियां कम से कम करें। साफ और सुंदर लेख में कार्य को पूरा करने का प्रयास करें और इनको साथ साथ याद भी करें। प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको याद भी करने हैं।